Hello dear children, good evening. Hope you are enjoying the classes. Welcome to day 5 of our class, which is going on the chapter synthetic clothing material and plastics. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेयन डिस्कस किया था एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फाइबर सिंथेटिक फाइबर विच इज नायलॉन. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेयन इज फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर, उसी तरीके से नायलॉन जो है ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. सो हियर आर द शॉर्ट नोट्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, सो यू कैन राइट इट डाउन along with my explanation. So nylon is a fully synthetic fiber, first fully synthetic fiber which is made up of coal, water and air. ठीक है. अब नायलॉन जो था ये साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट सिटीज में बनाया गया था. पहली बार इसको बनाया गया था न्यूयॉर्क में और उसी के साथ इसको लंदन में भी बनाया गया था. इसलिए नायलॉन का नाम ये दो सिटीज के ऊपर से आता है. NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, LON स्टैंड फॉर लंदन. ठीक है. सो न्यूयॉर्क प्लस लंदन मेक्स नायलॉन. So nylon is the first synthetic fiber completely man-made है, जिसको एक हमने पेट्रोकेमिकल यूज करके बनाया है, एक फॉसिल फ्यूल कोल और साथ में वाटर और एयर के मिक्सचर से कुछ केमिकल प्रोसेसिंग करके इसको बनाया है. अब सबसे फेमस नायलॉन जो यूज किया जाता है, नायलॉन के अलग अलग टाइप से डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर के मोनोमर्स क्या है. ठीक है. तो हमारा सबसे कॉमनली यूज नायलॉन जो है वो नायलॉन 66 है. 66 उस मॉडल का नाम है जो एक प्रॉपर टाइप ऑफ फाइबर है नायलॉन का. उसका मोनोमर है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन. एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन. और दूसरा हमारे पास है नायलॉन 6 जो सेकंड मोस्ट फेमस नायलॉन है, जिसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम. ओके, सो दीज आर द मोनोमर्स जिनको पॉलीमराइजेशन करवाया गया और पॉलीमर बन के तैयार हुआ नायलॉन 66 एंड नायलॉन 6 रिस्पेक्टिवली. अब नायलॉन की कुछ खास प्रॉपर्टीज है, आप नोट डाउन कर लो. प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. फर्स्ट थिंग इज दैट नायलॉन इज कंप्लीटली इलास्टिक फाइबर. इट हैज लॉट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से नायलॉन को हम बार बार स्ट्रेच भी कर दे, उसका रिपीटेड यूज भी कर ले, फिर भी वो खराब नहीं होता. इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड शेप. नायलॉन इज हैविंग वेरी गुड लस्टर. सो ये नायलॉन की जितनी भी चीजें बनती है इनके पास एक बहुत प्यारी शाइन होती है. लस्टर मीन्स शाइन. ओके. थर्ड पॉइंट इज नायलॉन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसलिए हम लोग जहां भी हमको स्ट्रेंथ वाली चीजें बनानी है हम नायलॉन फाइबर यूज करते हैं. फाइन. सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज. लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट नायलॉन इज वाटर प्रूफ फाइबर. तो नायलॉन के अगर ऊपर आप पानी डालोगे तो वो बिल्कुल अदर साइड पे परकोलेट नहीं होगा, या नायलॉन जो है वो वेट नहीं होगा. सो इट इज 100% वाटर प्रूफ फाइबर. ठीक है. नाउ लेट्स गो विद द यूजेस ऑफ नायलॉन. बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, नायलॉन के बहुत ही अच्छे यूज है क्योंकि वो वाटर प्रूफ है. इट इज यूज फॉर मेकिंग अम्ब्रेलाज. इट इज यूज फॉर मेकिंग टारपोलिन्स. टारपोलिन्स का स्पेलिंग लेट मी राइट इट डाउन हियर. आप लोग देख लो ध्यान से. TARPAULIN. टारपोलिन. ठीक है. अब टारपोलिन क्या होता है? सो टारपोलिन मतलब मराठी में उसको मेरे ख्याल से बोलते हैं मेड़ कापड़, या और हिंदी में बोला जाता है ताड़पत्री. जो आप अगर कभी वेजिटेबल मार्केट गए होंगे तो वहां पे जो वेजिटेबल देने वाले लोग हैं उनके जो शॉप्स है उसके ऊपर एक येलो कलर का शीट लगा होता है, राइट, जो उनको रेनी सीजन में प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द रेन. उसके ऊपर हमेशा पानी जमा रहता है और वो क्या करता है, जो दुकान वाला सब्जी वाला है वो उसको डंडे से ऐसे मार के गिराता है और अफसोसजनक वो पानी हमारे ऊपर गिर जाता है, कस्टमर्स के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट. तो ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी. ये मैंने जानबूझकर शेयर किया सो दैट आपकी मेमोरी में वो क्लिक हो और आपको याद आए कि वो टारपोलिन क्या होता है. कई सारे घर जो रहते हैं जो जिनका जो छत है वो प्रॉपर सीमेंट का नहीं है, अगर वो घास का बना है या वो कवेलू का बना है स्पेशली, तो उसके ऊपर वो ये टारपोलिन बिछा के रखते हैं सो दैट रेनी सीजन में पानी अंदर ना आए. ठीक है. सो नायलॉन वाटर प्रूफ है इसलिए अम्ब्रेलाज बनाने के लिए यूज होता है. इसके अलावा टारपोलिन बनाने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर. अब क्योंकि नायलॉन बहुत ज्यादा इलास्टिक है इसलिए इसकी स्ट्रिंग्स बनाई जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसके बैडमिंटन रैकेट्स के अंदर के जो थ्रेड्स होते हैं जो आपको दिखते हैं टेनिस रैकेट या बैडमिंटन रैकेट के अंदर, वो भी नायलॉन से बनाए जाते हैं.
फिशिंग नेट्स जो है वो नायलॉन की बनी हुई होती है। इसके अलावा नायलॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आजकल मांझा जो होता है, पतंग उड़ाने वाला मांझा, वो भी नायलॉन का होता है। पहले अगर आपको पता होगा तो वो बरेली का मांझा वगैरह कहते हैं, नॉर्मल कॉटन थ्रेड्स होते थे जिसके ऊपर कांच को घसा जाता था, कांच के पाउडर को, कांच को लिटरली लेके कूटते थे बच्चे और उसको उसके ऊपर घसते थे, जिससे वो बहुत शार्प होता था और मांझा जब लड़ाते थे तो सामने वाले की पतंग हम इजिली काट पाते थे। तो आजकल वो चीज रिप्लेस हो चुकी है नायलॉन थ्रेड से, जो एक्चुअली बैंड है करेंटली, बिकॉज उस नायलॉन थ्रेड से क्या हो रहा है, बहुत सारे बर्ड्स को हार्म हो जाते हैं और कई बारी गाड़ी चलाने वालों के भी वो अगर सामने आ गया तो उनको भी हार्म कर सकता है। दैट्स व्हाई, राइट? सो डू नॉट यूज नायलॉन थ्रेड्स प्लीज, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा शार्प होता है। इसके अलावा नायलॉन कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट भी है और ये लस्ट्रस भी है, तो ये टूथब्रश के ब्रिसल्स में यूज होता है। जो अर्ली मॉर्निंग आप ब्रशिंग करते हो, जो टूथब्रश के ऊपर आप जो हेयर देखते हो, दैट इज ब्रिसल, ठीक है, BRISTLE, BRISTLE, तो वो ब्रिसल्स जो है वो भी नायलॉन के बने हैं। वैसे अगर आपके पास कोई कोम होगा जिसके ऊपर ब्रश जैसा कोम होगा, तो वो उसके ऊपर जो ब्रश होगा, ब्रिसल्स होंगे, वो भी नायलॉन के होंगे, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट यूजेस नायलॉन के हैं। इसके अलावा नायलॉन यूज होता है क्लाइंबिंग रोप बनाने के लिए। क्लाइंबिंग रोप मतलब पहाड़ चढ़ने के लिए जो रोप रिक्वायर्ड होता है, वो क्यों यूज होगा क्लाइंबिंग रोप बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा घर में नॉर्मली जो रोप्स होती है, रस्सियां होती है कपड़े सुखाने वाली वगैरह, येलो कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ये सारी नायलॉन की होती है। नायलॉन के बैग्स भी बनाए जाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो गया कि सीमेंट रखने वाला जो बोरा होता है जनरली, वो अलग ही प्लास्टिक जैसे मटेरियल का होता है, दैट इज नायलॉन, ओके। अब इसके अलावा नायलॉन कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए यूज होता है। कन्वेयर बेल्ट मतलब क्या? कन्वेयर बेल्ट, अगर आपने पुरानी चक्की कहीं देखी होगी तो उसपे आगे जहां से गेहूं डालते हैं तो पीछे एक बेल्ट गोल घूमते रहता है, जिसपे से आटा पीस के सामने आता है। या फिर आपने फूड फैक्ट्री या कोई और डिस्कवरी पे फैक्ट्रीज देखी होगी, तो वहां पे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फूड रखा होता है, प्रोसेस्ड फूड, और वो ऐसे आगे आता है, एक पर्सन उसको कलेक्ट करते चलता है। तो जिस बेल्ट के ऊपर वो चल के आ रहा है, दैट इज योर कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, CONVEYOR, कन्वेयर बेल्ट, ओके। So these are the general properties and uses of a first fully synthetic fiber nylon. अब नायलॉन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। ओके, सो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की स्टोरी है। आप सबको अगर पता होगा तो 1945, 46, 47, 45 के आसपास कुछ वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सो हमारे उस समय पे डूपॉन्ट नाम की जो कंपनी थी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी उस वक्त नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, ठीक है। 1939 में इन्होंने शुरू किया था मैन्युफैक्चरिंग करना वहां पे। सो नायलॉन एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज सिंथेसाइज्ड इन 1931, और उसके बाद डूपॉन्ट जो था, या इनकी बहुत फेमस स्टोरी है वहां पे जुड़ी हुई। तो नायलॉन बेसिकली अमेरिका में यूज होता था फॉर मेकिंग द स्टॉकिंग्स। नायलॉन ड्रेसिंग मटेरियल के भी यूज होता है, साड़ीज और क्लोथिंग बनाने के लिए, और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए सबसे फेमसली यूज होता है। स्टॉकिंग क्या होता है तो ये मेरे ख्याल से गर्ल्स को तो पता होगा, बॉयज को भी बता दूं, अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होगी, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज, टाइटैनिक वगैरह जैसे, तो उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो फीमेल्स है मूवी में, वो जनरली अपने लेग्स पे एक नेट जैसा थिन एकदम फाइन सॉक्स पहन के रखती है, राइट। सो ब्लैक कलर का होता है या स्किन कलर का होता है या व्हाइट कलर का नेट होता है, दैट इज स्टॉकिंग विच इज वेरी इलास्टिक, और वो एक क्या देता है, शाइनी फिनिश देता है उनके लेग्स को, जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हैं जनरली। तो अमेरिका में फीमेल्स वर यूजिंग स्टॉकिंग्स। तो पहले क्या होता था कि ड्यूपॉन्ट कंपनी जो थी वो सिल्क वगैरह बनाती थी। सिल्क बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता था, सिल्क का फाइबर, तो उससे पहले चीजें बना करती थी। अब जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर की स्थिति जनरेट होने लगी, अगस्त 1945 में ये चीज शुरू हुई, और ये मार्च 1946 में जाके ये रियॉट्स रुके थे नायलॉन के। तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि जापान जो था वो सिल्क एक्सपोर्ट किया करता था, और उससे सिल्क पूरा अमेरिका लिया करता था। अमेरिका इम्पोर्टेड द सिल्क फ्रॉम जापान। तो वो सिल्क लेकर अपनी चीजें बनाता था, आर्मी की चीजें बनाता था सिल्क से, बेसिकली लाइक पैराशूट्स की कैनोपीज, पैराशूट्स वगैरह उससे बना करते थे। तो जो नायलॉन था वो बेसिकली सिर्फ स्टॉकिंग्स बनाने के लिए यूज होता था विमेन के।
अब जब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ता गया तो जापान का जो कंडीशन था वो वर्स्ट होने लग गया वॉर के दौरान, और जापान ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए उसने सिल्क का एक्सपोर्ट करना रोक दिया। अब अमेरिकन को सिल्क मिलना रुक गया, बंद हो गया, तो अब वो क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में डुपॉन्ट जो था वो तो बहुत स्मार्ट प्लेयर था, वो अपना तो नुकसान होने देना नहीं चाहता था। सो व्हाट दे डिड, दे मेड अ प्लान कि हम लोग स्टॉकिंग्स बनाने के बजाय हम कन्विंस करेंगे आर्मी को कि ये जो नया जो क्या कहते हैं उसे डिराइव हुआ फाइबर है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्यों ना नायलॉन यूज करें फॉर मेकिंग दी आर्मी की इंपॉर्टेंट चीजें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिल्क। तो उन्होंने आर्मी को कन्विंस कर लिया और उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्शन शिफ्ट कर लिया फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉकिंग टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्मी एसेंशियल्स। ठीक है, तो सारा का सारा नायलॉन मार्केट से यूज होने लगा फॉर मेकिंग आर्मी एसेंशियल्स। तो स्टॉकिंग्स की हो गई मार्केट में कमी। अब कमी होने की वजह से वीमेन जो थी वो इतनी परेशान हुई कि 40,000 वीमेन लिटरली एक लाइन में लगती थी किसी शॉप पे, जैसे ही कोई थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक पहुंचता नायलॉन का, तो वहां पे नायलॉन स्टॉकिंग्स होती थी भले ही सिर्फ 13,000 पेयर्स, लेकिन 13,000 पेयर्स को खरीदने के लिए खड़ी होती थी सामने 40,000 वीमेन। सो दिस वाज द रेशियो एक्चुअली। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वुमेन को क्या हो रहा था, उस वक्त स्टॉकिंग्स नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, फिर वो लोशंस यूज करने लगे या क्रीम्स यूज करने लगे किसी तरीके की, या पैनकेक्स, मेकअप यूज करने लगे टू मेक देयर लेग्स अपीयर शाइनी, क्योंकि उनको तो स्टॉकिंग्स की आदत थी। लेकिन कंडीशंस इससे ठीक नहीं हो पा रही थी, तो वुमेन इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि हमें तो स्टॉकिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक तो नायलॉन का ओरिजिनल स्टॉकिंग जो होता है वो श्रिंक प्रूफ होता है, इलास्टिक होता है, सिकुड़ता नहीं है, और उसके अलावा वो मॉथ रेजिस्टेंट होता है। मॉथ रेजिस्टेंट मतलब, मॉथ मतलब कीड़े, तो कपड़ा खाता है जो कीड़ा उसको मॉथ बोलते हैं, तो वो नहीं। सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली मॉथ रेजिस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई नेचुरल चीज है नहीं जैसे कीड़े का पेट भर सके, तो वो जनरली अटैक नहीं करता है सिंथेटिक मटेरियल्स पे। ठीक है, बल्कि नेचुरल जो मटेरियल्स है वो खराब जल्दी होते हैं मॉथ की वजह से। So, एक और प्लस पॉइंट है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स का ये। ठीक है, तो विमेन को तो वही चाहिए नायलॉन। तो पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई, पूरे मार्केट में वुमेन अगर कहीं स्टॉक आता तो एक दूसरे को मारने लग जाते लिटरली उस स्टॉक को लेने के लिए। कई सारे घरों में चोरी होने लग गई थी। ऐसा हुआ, कई केसेस सामने आए कि किसी घर में 20 पेयर्स ऑफ नायलॉन के स्टॉकिंग चोरी हो गए एक साथ। किसी और घर में एक मर्डर हो गया, तो उस मर्डर को रॉबरी का केस ना घोषित करते हुए जो कोर्ट था उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि ये पूरा पूरा मर्डर है, प्लान मर्डर है। क्यों? क्योंकि इस घर से एक भी चोरी नहीं हुई है नायलॉन स्टॉकिंग की, क्योंकि नायलॉन स्टॉकिंग उस वक्त इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था लोगों के लिए कि नायलॉन स्टॉकिंग सही सलामत है, मतलब ये चोरी नहीं है, ये फुल प्रूफ मर्डर प्लान है। ठीक है, अब इन चीजों से आपको समझ में आ सकता है कि मार्केट में लोग किस तरह से परेशान हो रहे थे नायलॉन स्टॉकिंग्स के लिए। तो ये सारी सिचुएशन को वहां पे नायलॉन रियॉर्ड्स बोला गया है। अब नायलॉन के पास भी शाइनी अपीयरेंस है, तो उस वक्त पे नायलॉन को भी आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता था, क्योंकि सिल्क के प्रोडक्शन को ही रिप्लेस किया गया था नायलॉन के प्रोडक्शन से आर्मी के जरूरत की चीजें बनाने के लिए। तो इस बीच डूपॉन्ट पे बहुत एलिगेशंस लगे, बहुत आरोप लगे कि ये जानबूझ के नायलॉन जो है ये लिमिटेड बना रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं, HOARD, होल्ड। होल्ड मतलब जमा करके स्टॉक में रखना और फिर ब्लैक में डबल प्राइस पे उसको बेचना। लेकिन डूपॉन्ट ने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये वुमेन ही है जिनको कोई काम नहीं है, तो ये खड़े होके सिर्फ आरोप लगा रही है और इनको मजा आता है ये सब करने में, तो ये झूठा हमारे खिलाफ पूरा षड्यंत्र चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो इस तरीके से ब्लेम होता रहा वहां पे। फाइनली इसके बीच जब जापान एक्चुअली वर्ल्ड वॉर में हार गया था अगस्त में, ओके, अगस्त में हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरे थे, हाइड्रोजन बॉम्ब्स इफ यू नो, तो उस वक्त जापान हार गया, इसलिए उन्होंने सिल्क का एक्सपोर्ट बंद किया था। तो अब हुआ क्या कि ड्यूपॉन्ट ने धीरे धीरे, अब जब वर्ल्ड वॉर रुक गया फाइनली जापान के हारने के बाद, तो ड्यूपॉन्ट ने बोला कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को अब जरूरत नहीं थी आर्मी में ज्यादा चीजों की, क्योंकि वॉर तो एक रुकने पे की स्थिति पे आ चुका था। तो ड्यूपॉन्ट ने डिक्लेयर कर दिया न्यूज़पेपर्स में कि आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन प्रोडक्ट्स। सो सितंबर में दे प्रॉमिस सितंबर तक हमारा सब नॉर्मल हो जाएगा प्रोडक्शन, और दिसंबर द क्रिसमस विल बी वेरी पीसफुल। सो नायलॉन क्रिसमस नाम के वहां पे हेडलाइंस जनरेट हो गए थे न्यूज़पेपर्स में, और सारे लोग बहुत खुश हो गए थे इस चीज से। ठीक है,
लेकिन सिचुएशंस इतनी इजीली ठीक नहीं हुई, प्रोडक्शन को नॉर्मल आते आते बहुत समय लग गया, फिर प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हुआ, नॉर्मल लेवल पे आने के बाद वुमेन की नीड के अकॉर्डिंग उतना स्टॉक अवेलेबल होते होते मार्केट में मार्च 1946 आ गया। और ये 1945 ऑफ अगस्त से लेकर मार्च 1946 का जो ड्यूरेशन है जिसमें वहाँ के लोगों को उस समय का उनके स्टेट का जो आर्टिफिशियल सिल्क था, मतलब कि नायलॉन था, उससे उसकी कमी से जूझना पड़ा था। तो इस रियॉट को बहुत ही फेमसली बोला गया नायलॉन रियॉट्स, ठीक है। और जाके फिर मार्च में ये चीजें सुधरी। तो ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है हिस्ट्री की, जो हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन से जुड़ी हुई है। अब इसी स्टोरी के बाद आपका जो ये वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, आप जब नीचे जो लिख के आता है फाउंडेशन केमिस्ट्री कोर्स, उसके साइड में ब्लैक कलर का ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस एरो पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इस वीडियो के बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जब आप उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपका मेंशन रहता है कि आज का जो क्लास है ये CBSE क्लास 9 डे 5, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल एंड प्लास्टिक चैप्टर का नाम लिखा होगा, फिर टॉपिक का नाम लिखा होगा नायलॉन, और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में मैंने एक ब्लू कलर का आपको लिंक शेयर किया हुआ है वीडियो का। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो खत्म होते ही उस लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन ओपन करके लिंक को क्लिक करो। उस लिंक से एक नया मूवी खुलेगा जिसमें आप लोग को नायलॉन का प्रोडक्शन एक बहुत ही प्यारी मूवी के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, 1949 का बना हुआ, तो आप उसको थोड़ा देख लो, आपको जितना भी हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखा हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो नहीं दिखता है, कुछ प्रॉब्लम आती है उस लिंक में, तो प्लीज मुझे कमेंट करो या पर्सनली मैसेज कर दो, आपको मैं पर्सनली लिंक भेज दूंगी, ठीक है। सो आज हम नायलॉन पे ही रुकते हैं विद द प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ द नायलॉन एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ नायलॉन रियॉट। और बस मूवी देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के दूसरे फाइबर्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।